Good morning, students. It's your English class, and today we are going to study about clauses. So, chapter number 18 of your grammar book. So, please open this chapter, chapter number 18. Clauses we are going to study today. Okay, let's start the class. So, as I have told you, we are going to understand today clauses. So, chapter number 18, we are here defining a clause. So, first of all, we have to understand what are the clauses. हमें समझना है कि clauses क्या होती है. Look at these two sentences. हमें इन दो sentences को देखना है, समझना है. My neighbor is a man of great wealth. Right. Next sentence is that my neighbor is a man who owns great wealth. So these students, now you can see here some words are here which are in the bold letters. So we have to understand either these words are क्लोजेस और फ्रेजेस. हमें ये समझना है कि जो वर्ड्स हैं जो बो लेटर्स में दिए गए हैं, या तो इनको हम क्लोजेस बोल सकते हैं या फ्रेजेस बोल सकते हैं. ये क्लोजेस हैं तो क्यों है और ये फ्रेजेस हैं तो क्यों है, हमें कैसे पता लगेगा कि जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स दिए गए हैं ये जो वर्ड्स हैं वो कोई क्लोज है या कोई फ्रेज है, हमें कैसे पता लगेगा. हमें ये चीज समझनी है यहाँ पे. राइट. In both these sentences, the word is bold letters perform the same function. इन दोनों जो sentences में जो bold letters में words दिए गए हैं, उन दोनों ही words का meaning, दोनों ही group of words का meaning same है. They describe the noun man. तो दोनों ही चीजें हैं वो noun man को describe करते हैं, noun man के बारे में लिखी गई हैं. Right? We can easily recognize the words of great wealth to be a phrase, but what about the expression is bow letter in sentence 2? Who owns great wealth? The expression has a finite verb owns, and it also has a subject who it is called a clause. राइट. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उसको हम फ्रेज बोलते हैं, और सेकंड वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बो लेटर्स में दिया गया है उनको हम क्लोज बोलते हैं. व्हाई वी से दीज वर्ड्स अ फ्रेज एंड व्हाई वी से दीज वर्ड्स अ क्लोज. तो हम इन वर्ड को फ्रेज क्यों बोलते हैं, इन वर्ड को क्लोज क्यों बोलते हैं. राइट. We understood in the last class some group of words which convey some meaning but not complete meaning is called a phrase. हमने लास्ट क्लास में समझा था कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं जो कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं, अधूरा मीनिंग कन्वे करते हैं परंतु पूरा मीनिंग नहीं कन्वे करते, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं. परंतु अगर कोई सेंटेंस में सेंटेंस का कोई पार्ट नाउन की तरह रिएक्ट करे या फिर एडवर्ब की तरह रिएक्ट करे या फिर एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करे, उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी दिया हो, उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब भी दी हो, यानी कि समझ सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसके साथ कोई फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब दी हो तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्लोज. तो हर एक सेंटेंस में कम से कम एक क्लोज तो होता ही है, परंतु किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. राइट. तो बेसिकली हमें यह समझना है whenever you find any subject and a finite verb with it, so it means that combination of words is called a clause, not phrase. Clear. तो यहाँ पे who owns a great wealth, that is a clause, not as a phrase. Of great wealth is what is that, that is the phrase. Right. Next, a group of words that forms part of sentence and has a subject and a finite verb of its own is called a clause. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह रिएक्ट करता है, उस पार्ट का उस यानी कि उस सेंटेंस के उस पार्ट का कोई सब्जेक्ट भी हो, कोई फाइनाइट वर्ब भी हो, तो उसे हम क्लोज बोलते हैं. राइट. क्लोज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन इट. तो क्लोज में कोई एक फाइनाइट वर्ब होती है. क्लियर. Phrase and clause and sentence. Both a phrase and a clause are only part of sentence. By definition, a sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence must always contain a finite verb. So this is how we can distinguish among the sentence, a clause and a phrase. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज क्या होते हैं. फ्रेज क्या होता है
कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं जो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं। अब सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जो पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं। अब क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जो पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं, परंतु एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। अब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, जितने सब्जेक्ट और जितनी उसकी फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होती हैं उतनी ही ज्यादा उसमें क्लोजेस होंगे, राइट। हर एक सेंटेंस में एक क्लोज तो होता ही है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, if a sentence has only one finite verb in it, it means that is made of only one clause. A sentence has a many clause in it, it as the finite verbs is it has, and there is one more distinction that we should understand clearly. कुछ और भी इसमें अंतर होता है, वो हमें समझना है, वो क्या है। A phrase can never stand on its own. phrase का अपना इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता, उसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ये बात हमने पिछली क्लास में भी समझ ली थी। A sentence can always stand on its own. जो सेंटेंस होता है उसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, तो उसको किसी और की जरूरत नहीं होती, यानी कि उसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। A clause may or may not be able to stand on its own. और तो क्लोज क्या होता है, उसको भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। उस सेंटेंस में पार्ट में एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक फाइनाइट वर्ब होती है, उस कॉम्बिनेशन को क्लोज बोलते हैं। क्लोज का अपना पूरा मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात होती है। If it does, it means that it is also a sentence. If it does not, it means a part of the longer sentence made of two or more clauses. अगर इसका अपने कंप्लीट मीनिंग होता है तो इसका मतलब है कि वो एक सेंटेंस का पार्ट है, उसमें एक ही क्लोज है। अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे करती है तो इसका मीनिंग हमने समझ लेना है कि वो एक सेंटेंस का लॉन्ग सेंटेंस का पार्ट है और उसमें एक से ज्यादा क्लोज है, राइट। ये बातें तुम आगे जो सेंटेंस दिएगा उसमें समझ में आ जाएगी। Like a phrase, a clause can also be a adjective clause, an adverb clause or a noun clause. जिस तरह हमने फ्रेज पढ़ी थी वो नाउन फ्रेज होती हैं, एडवर्ब फ्रेज होती हैं या फिर एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं, उसी तरह क्लोजेस भी होते हैं। यहाँ पे क्लोजेस में एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और सॉरी एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज भी होते हैं। इस तरह हमने फ्रेजेस में पढ़ा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडजेक्टिव क्लोज। हमें यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, राइट। Look at these two sentences. The boy wearing a blue shirt is my brother. वो लड़का जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है मेरा भाई है, राइट। The boy who is wearing the blue shirt is my brother. दोनों सेंटेंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, परंतु यहाँ पे देखो वियरिंग अ ब्लू शर्ट, यहाँ पे फ्रेज लिखी गई है। फ्रेज क्यों लिखी गई है, ये द बॉय इज माय ब्रदर, ये अलग सेंटेंस है, अलग क्लोज है, परंतु ये जो वर्ड है वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये क्या है, यहाँ पे फ्रेज है जो कुछ मीनिंग कन्वे करे परंतु कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे करे, राइट। यही वाला मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। वो लड़का हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है, इज माय ब्रदर, मेरा भाई है। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज वियरिंग उसकी फाइनाइट वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। तो यहाँ पे एक ये क्लोज है और द बॉय इज माय ब्रदर एक ये क्लोज है। तो हमने देखा है सेंटेंस में दो क्लोज है। जब सेंटेंस में दो क्लोज हो, दूसरी वाली क्लोज होती है वो या तो नाउन की तरह काम करती है, या एडवर्ब की तरह काम करती है, या एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये यहाँ पे किस तरह की क्लोज है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है। क्यों, कैसे पता लगा हमें, हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये यहाँ पे डिफाइन कर रही है उस बॉय को, द बॉय को, यानी कि हु इज वेयरिंग द ब्लू शर्ट हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन बता रही है कि कौन सा बॉय जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। तो ऐसी फ्रेज या ऐसी क्लोज जो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, अतिरिक्त जानकारी दे, उसको क्वालिफाई करे, तो उस वर्ड को, उस फ्रेज को, उस क्लोज को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये द बॉय के बारे में लिखी गई है, द बॉय के बारे में, और उसको क्लियर कर रहा है कि कौन सा बॉय, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लोज को हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। प्लीज रिमेंबर दिस, इफ एनी क्लोज इज डिफाइनिंग एनी नाउन और प्रोनाउन, दैट क्लोज इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लोज, राइट। The both these sentences, the words in the bow letter describe the noun boy, so they are functioning as an adjective. तो ये adjective की तरह function कर रहे हैं, तो इसको हम adjective clause बोलेंगे। In sentence, wearing a boy shirt does not have a finite verb in it, so it is a adjective phrase. Sentence 1 में यहाँ पे wearing a blue shirt, ये भी boy को define कर रहे हैं, परंतु इसमें कोई main verb नहीं है। मेन वर्ब ना होने की वजह से, सब्जेक्ट ना होने की वजह से, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लोज नहीं है।
In sentence 2, who is wearing a blue shirt has a subject who and a finite verb is wearing. So these words from an adjective clause. तो ये जो वर्ड्स हैं यानी कि हु क्या हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज वेयरिंग क्या हमारी फाइनाइट वर्ब है, तो ये अलग क्लोज है, ये एक अलग बात है। तो ये अलग बात जो है, अलग क्लोज जो है वो द बॉय को रेफर कर रही है, द बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लोज बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। We need a teacher with 2 years teaching experience. हमें एक टीचर की जरूरत है दोस्त जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। We need a teacher who has 2 years teaching experience. हमें एक टीचर की जरूरत है जिसका 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो दोनों सेंटेंस का लगभग मीनिंग सेम है, बट in first sentence, which are the bold letters, these words are called phrase. In second sentence, who has 2 years teaching experience, these words are called clause. Why? Because you can see here one subject is written here who, and finite verb is written here has. So one subject and finite verb combination is called a clause, but in this there is no subject and no finite verb or like main verb, so that's why this part of sentence is called phrase and this part of sentence is called clause. Now we understand which type of clause this is. In sentence 3, with 2 years teaching experience is an adjective phrase. तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। इन सेंटेंस 4, हु हैज 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इज एन एडजेक्टिव क्लोज। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लोज है, राइट। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द phrases, adjective phrases, and what are the adjective clauses. मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लोजेस। अब हमें समझना है कि और कुछ बातें जो होती हैं एडजेक्टिव क्लोजेस की, वो हमें समझनी है। एन एडजेक्टिव क्लोज डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव क्लोज किसको, नाउन को डिस्क्राइब करता है। वेरी सिंपल, इट इज यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन व्हिच वन। फॉर एग्जांपल इन सेंटेंस 2, इट आंसर द क्वेश्चन व्हिच बॉय। Who is wearing a blue shirt in sentence 4, it answer the question which teacher. Who has 2 years teaching experience. तो बेसिकली हम विच वन से क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हम हमारी हिंदी में जो वर्ड आता है कौन सा बॉय जिसने ब्लू शर्ट पहनी होती है, कौन सा टीचर जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो अगर विच वन से क्वेश्चन करते हैं, जो विच वन का रिप्लाई होता है, तो जो पार्ट वो रिप्लाई करता है अगर उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है तो वो पार्ट कहलाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज, राइट। तो विच वन का रिप्लाई करने वाला पार्ट, विच वन का रिप्लाई करने वाला क्लोज कहलाता है एडजेक्टिव क्लोज। An adjective clause is usually introduced by the word who. जो adjective clause होता है usually हम उसको who के द्वारा introduce करते हैं। who, whose और whom भी आ जाते हैं, which and that, which और that भी आ जाते हैं। who is used for living beings and which for non living things and animals, that may be used for both. तो who word यूज करते हैं अगर हम इस तरह के एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव क्लोज में, तो वो लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, यानी कि इंसानों के लिए यूज होता है। विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है और एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए हम विच यूज करते हैं। दैट में भी यूज फॉर बोथ, और जो दैट वर्ड होता है वो दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। वेरी ओकेजनली एन एडजेक्टिव क्लोज मे आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एज, व्हेन, वेयर एटसेट्रा। तो कभी कभार, वेरी ओकेजनली यानी कभी कभार, लगभग ना के बराबर, यानी कभी कभार हम एज को भी, व्हेन को भी, वेयर से भी अपना हम एडजेक्टिव क्लोज स्टार्ट करते हैं, यानी कि व्हेन, वेयर, एज वाले सेंटेंस भी कभी कभार क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाते हैं। बेसिकली ये हु से या विच से या दैट से स्टार्ट होते हैं, राइट। Some examples are written here. I have no respect for those people who don't keep their promise. Who refers to people, living beings. यानी कि देखो ये जो पार्ट है, who don't keep their promises. तो people के लिए यहाँ पे people को डिफाइन कर रहा है, कौन से people? Who don't keep their promise. यानी कि मेरे सामने उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते, जो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते। तो पीपल को डिफाइन करने के लिए कौन सी क्लोज दी गई है, हु डोंट कीप देयर प्रॉमिस। तो ये जो पार्ट है इस पीपल को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन सी तरह के पीपल, हु डोंट कीप देयर प्रॉमिस, जो अपना प्रॉमिस नहीं रखते, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये हु से स्टार्ट होने वाली ज्यादातर क्लोजेस होती हैं वो एडजेक्टिव क्लोजेस होती हैं। Next, the facts which the occurred put before the magistrate clear proved his innocence. Which refers to fact non living things. तो which है वो fact के लिए यूज किया गया, यानी कि non living things के लिए यूज किया। तो which से start होने वाले clauses भी हमारे क्या होते हैं, adjective clause होते हैं। A suitable boy happens to be one of the best novels
that have been recently published. जो नोवेल के बारे में यहाँ पे that word यूज किया गया, नोवेल्स के बारे में सॉरी, तो वो नोवेल्स क्या है, नो लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए हम that word यूज कर सकते हैं नो लिविंग थिंग्स के लिए, और लिविंग थिंग्स के लिए हम that word यूज कर सकते हैं, परंतु विच हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं और हु हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं. Such people as do not concentrate their energies on the single aim hardly succeed in life. ऐसे लोग जो अपने किसी एक सिंगल एम के ऊपर अपनी एनर्जी कंसंट्रेट नहीं करते, वो बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं. तो ऐसे शुरू होने वाले जो क्लोजेस होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव क्लोज होते हैं, परंतु ये वेरी ओकेजनली होता है, कभी कभार होता है, राइट. As refers to people, adjective clause introduced by as. I clearly remember the place where some robbers attacked me. मैं उस प्लेस को अच्छे से जानता हूँ जहां पे कुछ रोबर्स ने मुझ पे अटैक किया था. तो वेयर रेफर्स टू प्लेस, एडजेक्टिव क्लोज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेयर. तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लोज होता है उसको हम वेयर से भी रेफर कर देते हैं, अदरवाइज इसको हम हु से विच से रेफर करते हैं और दैट से रेफर करते हैं, परंतु कभी कभी एज, वेयर और व्हेन से भी हम इसको शुरू कर देते हैं, इसको बताते हैं या इसको बोलते हैं, राइट. So next number 3, sometimes the introducing word may be omitted together. कभी कभार क्या होता है, जो introducing words होते हैं, introduce करने वाले words होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, omit कर देते हैं, छोड़ देते हैं. जैसे कि here the purse you have been looking for, here is the purse that you have been looking for. तो introduce करने वाला जो that word है वो उसके लिखे बिना भी सही है और लिख दे तब भी सही है. जैसे here is a purse that you have been looking for, that हम यहाँ लिख भी सकते हैं और that को यहाँ omit भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं. Both the sentences are right. So next number 4, an adjective clause should be placed as close as possible to the noun it describes. The best option is to place it next to the noun it describes. तो जो adjective clause होता है हमें क्या करना होता है, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, जिसके बारे में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो उसके सबसे पास में लिखना होता है, राइट. जितना पास में पॉसिबल हो उतना ही पास में लिखना उसको ठीक होता है, राइट. नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लोज, इट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन. हमें पता है कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु, हुज, हुम, व्हिच एंड दैट. बेसिकली हम हु या हुज के, व्हिच के या दैट से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, शुरू करते हैं, हम बोल सकते हैं. समटाइम्स बाय एज, व्हेन, वेयर एटसेट्रा. कभी कभी हम इसको एज, व्हेन और वेयर से भी शुरू कर देते हैं. An adjective clause should be placed as close as possible to the noun it describe. जो उसको नाउन, जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जितना पॉसिबल हो उसके हमें पास लिखना चाहिए इसे. द इंट्रोड्यूसिंग वर्ड मे समटाइम बी ओमिटेड. जो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स होते हैं जैसे दैट, उसको हम कभी कभी ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं. Pick out the adjective clause and tell what noun or pronoun each qualifying. तो हमें क्या करना है, जो सेंटेंस दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में कुछ क्लोजेस हैं, एडजेक्टिव क्लोजेस हैं. हमें ये देखना है कि वो एडजेक्टिव क्लोजेस कौन कौन सी हैं और किस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, किसके बारे में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. People who have never seen a play on the stage have missed a great experience. तो हमें यह समझना है कि people who have never seen a play, लोग जिन्होंने कभी प्ले नहीं देखा है स्टेज पे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उन्होंने मिस कर दिया. तो पीपल यहाँ पे क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हु हैव नेवर सीन अ प्ले ऑन द स्टेज, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है. हु हैव नेवर सीन अ प्ले ऑन द स्टेज, यानी पीपल के बारे में बता रहे हैं. कौन से लोग, विच पीपल. तो हु हैव नेवर सीन अ प्ले ऑन द स्टेज, ऐसे लोग जिन्होंने स्टेज पे प्ले नहीं देखा है. तो हु हैव नेवर सीन अ प्ले ऑन द स्टेज क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है, और किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. वो सभी चीजें जो चमकती हैं वो गोल्ड नहीं होती. तो ऑल ग्लिटर्स यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी, ऑल दैट ग्लिटर्स क्या है हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है जो ऑल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. वो सभी चीजें जो चमकती हैं गोल्ड नहीं होती, जो चमकती है, यानी दैट ग्लिटर्स वो किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑल के बारे में. तो ऑल हमारा इसका क्या हो गया, इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं. दैट ग्लिटर्स क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया. A red Indian who looked tired and hungry slowly walked to the cottage. तो रेड इंडियन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हु लुक टायर्ड एंड हंग्री, यानी कि रेड इंडियन के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा रेड इंडियन जो हंग्री दिख रहा था और टायर्ड यानी कि थका हुआ दिख रहा था. स्लोली वॉक टू द कोटेज, वो कोटेज की तरफ बिल्कुल स्लोली चल के वो गया. यू हैव टोट मी अ लेसन व्हिच आई शैल नेवर फॉरगेट. तुमने वो लेसन टीच किया है मुझे, वो पाठ पढ़ाया है, वो बात कही है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा.
तो कौन सी हम विच आई शैल नेवर फॉरगेट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, जो लेसन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा लेसन, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, राइट। तो विच आई शैल नेवर फॉरगेट क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लोज है और वो लेसन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमने देखा ये सारे जो एडजेक्टिव क्लोज हैं उसी वर्ड के पास में लिखे हुए जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं। Point number fifth, you must reward the student whose essay has been adjudged the best. You must reward the student whose essay, तो whose essay have been adjudged by the best. तो whose essay ये हमारा पार्ट क्या है, हमारा ये पूरा पार्ट क्या हो गया, लास्ट तक बेस्ट तक क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो गया। और तो द स्टूडेंट हमारा क्या है, इस वर्ड को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, whose essay. Next sentence, such people as have a strong willpower are not discouraged by the misfortunes. Such people as, तो as हमारा क्या, as have a strong willpower, तो as have a strong willpower हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, जो such people ऐसे लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, such people को डिस्क्राइब कर रहे हैं। God helps those who help themselves, भगवान उसकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं। तो हमारा who help themselves, तो who help themselves क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लोज है, जो दोस्त को हम दोज वर्ड को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। द वैकेंसी यू आर रेफरिंग टू हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड, तो द वैकेंसी क्वालिफाई कर रहा है, यू आर रेफरिंग टू, ये उसके बारे में, वैकेंसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ये हमारा द वैकेंसी, उस वर्ड को, जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहे हैं वो वाला वर्ड हो गया। द लीडर whom were villager worshipped like a god turned out be a smuggler, तो हमारा द लीडर हमारा क्या होगा, वो वर्ड हो गया जो क्वालिफाई हो रहा है, जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो क्या हो गया, हु वर विलेजर वर्शिप्ड लाइक अ गॉड, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हो गए, यानी कि एडजेक्टिव क्लोज हो गए, राइट। नेक्स्ट, दे नेवर फेल हु डाई फॉर अ ग्रेट कॉज, तो हु क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो गया, क्योंकि ये दे के बारे में रेफर कर रहे हैं कि ऐसे लोग फेल नहीं होते जो अच्छे कोज के लिए डाई होते हैं, मरते हैं, राइट। तो हु डाई फॉर अ ग्रेट कोज क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लोज है, राइट। नेक्स्ट, सप्लाई स्टेबल एडजेक्टिव क्लोज, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेबल एडजेक्टिव क्लोज मेंशन करना है, ओके। लेट मी टेक योर अटेंडेंस, प्लीज वेट अ व्हाइल। Please wait. Okay, yes. All the passengers had a narrow escape. So what can we feel here? So we can mention here, all the passengers who were traveling by the train had a narrow escape. वो सभी पैसेंजर जो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल कर रहे थे बाल बाल बच गए हैं। नेक्स्ट, we should not forget those brave soldiers. So we can mention here, we should not forget those brave soldiers who sacrificed their lives on the borders. हमें उन सोल्जर्स को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ बॉर्डर पे सेक्रीफाई की है, राइट। Water should be boiled and filtered. So what can be mentioned here? Water which we drink should be boiled and filtered. Water जो हम पीते हैं वो boiled होना चाहिए, right? So in this way, which is the suitable adjective clause here, you can mention, you need to mention here, and soon I'll send the answer, then you can match the answer, or you can discuss whatever you have mentioned in that fill up. Okay, so rest of examples you have to do by yourself. Now exercise number 3, replace each underline adjective phrase by an adjective clause. जो भी यहाँ पे adjective phrase दी गई है वहां पे उनको हटा के आपने adjective क्या करना है, adjective clause fill करना है। जैसे the train going to Patna got delayed because of fog. Going to Patna यहाँ पे क्या है, एक phrase है, यहाँ पे हमने क्या करना है, adjective clause fill करना है। हम यहाँ fill कर सकते हैं the train which was going to Patna got delayed because of fog, right? Sentence number 1, students sitting on the last benches were not very attentive. So we can mention here students who were sitting on the last benches.
students who were sitting on the last benches were not very attentive. Right. Second sentence, the book deals with the problems of cinema artist life. So what can we mention here? The book deals with the problems that a cinema artist faced in his or her life. This we can mention here. In this way, to treat an innocent child. Sorry, is this way the treat an innocent child? We can mention here. Is this the way in which you treat an innocent child? Right. So here you can mention, means you have to remove these old phrases and you have to mention here adjective clauses. Right. Dear students, adverb clauses we will understand in the next class. Now, if you want to ask any question regarding adjective clause, then you can ask, and rest of things we will